ललन सिंह जब ये रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तो उनके ये सेक्रेटरी हुआ सचिव उनके पीए उनका हुआ करते थे। और नीतीश कुमार के साथ रहते वो अंदर की क्या बातें हैं उस पर मैं बहुत टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। और कुछ कारणों की वजह से ये नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक आए और फिर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी जगी। लेकिन इनका भी जो स्वभाव है वो पूरी तरह से ब्लैकमेल करने की इनकी है। कभी नीतीश के बहुत सहयोगी बने, फिर नीतीश का साथ ये छोड़ करके दूसरे तरफ गए, फिर इनको लगा कि अब वहाँ पर दाल नहीं गलेगा, फिर ये नीतीश कुमार के साथ आ गए, नीतीश का भरोसा जीते। तेजस्वी जी को आपको लगता है कि अब उनका राजनीति के लिए कुछ बचा हुआ है? वो तो ईडी उनको बुला रही है, पहले से कई मामले में वो हैं, नौकरी के बदले नोट के मामले उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं, उनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, उनके माताजी पर मुकदमा चल रहा है। तो अब देखिए ये राजनीति प्रदेश और देश के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं। चारा चोर, दाना चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी छोड़, हम लोग उसके लिए कई बार गिरफ्तारी भी दिए। तो दाना चोर खजाना चोर के ही पुत्र हैं ना तेजस्वी जी। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारने वाले हैं। कल तक वो बीजेपी को हराने वाले थे और कह रहे थे कि बीजेपी को हम एकदम जड़ से मिटा देंगे, और आज सुनने में आ रहा है कि अब उनको ज़रूरत पड़ गई है और वो बीजेपी का इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जो है बीजेपी बुलाएगी और वो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे ललन सिंह का दूरी जो है पहले आरजेडी से था, अब जो कहा जा रहा है कि उनकी नज़दीकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पार्टी को ही आरजेडी में विलय करने का प्लान बना रहे हैं। तभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जानने का प्रयास करेंगे इनसे। ये भी बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश सिंह है, पूर्व जिला पार्षद है, इनसे भी जानने का प्रयास रहेगा कि ये इसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी फिर सुनने में आ रहा है कि पलटी मारने वाले हैं, उनके जो पीछे जो है साजिश चल रहा है। नहीं साजिश क्या, वो एक अंग्रेजी में पार्टी की तरफ से एक अंग्रेजी में कहावत है, नेचर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इज नेवर चेंज। 3 चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव के विपरीत तो काम करेगा नहीं। और नीतीश जी ने जो राजनीति में एक परंपरा शुरू की ब्लैकमेलिंग की, उनके दिमाग में यह है कि मेरे बिना बिहार में कोई सरकार बन नहीं सकती है। एक दौर था कि नीतीश जी को बहुत सम्मान के साथ बिहार के लोग याद करते थे और उनके स्वभाव में है पलटी मारना, और वो राजनीति में अभी तक किसी के विश्वास पात्र वो रहे नहीं। तो पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, ये नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत विचार है। अरे राजनीतिक रूप से तो बड़े नेता हैं, हम लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो उनका राजनीतिक आचरण है वो अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, ये कहीं किसी को ब्लैकमेल करने का भी इशारा हो सकता है। जो इंडी गठबंधन है उसमें इनको भाव नहीं मिल रहा है, इनको प्रधानमंत्री बनना है ऐसा इनके लोगों ने कहा था, इनको संयोजक बनना है ऐसा था। तो नीतीश कुमार दिखलाते इधर हैं और वो उद्देश्य और वो सोच उनका कहीं और होता है। तो अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं बहुत कुछ उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये नोन चीज़ें हैं। ललन सिंह जो है, ललन सिंह का दूरी पहले बताया जाता था कि कुछ दूरी पैदा हो गई है नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में, और एक तरफ ये भी खबर चल रही है कि लालू यादव का जो प्रेम है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, उसका भी डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सता रहा है। तो आखिर क्या नज़दीकी बढ़ गई है और क्या डर सता रहा है? देखिए, जो जिस तरह का होता है उसी प्रवृत्ति के लोग भी उसके अगल बगल में रहते हैं। और ललन सिंह की आप बात करते हैं तो जितने नीतीश कुमार पलटी मारने में मतलब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ललन सिंह भी कुछ उसी तरह के व्यक्ति हैं। ललन सिंह का अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। ललन सिंह जब ये रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तो उनके ये सेक्रेटरी सचिव उनके पीए उनका हुआ करते थे। और नीतीश कुमार के साथ रहते वो अंदर की क्या बातें हैं उस पर मैं बहुत टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। और कुछ कारणों की वजह से ये नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक आए और फिर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी जगी। लेकिन इनका भी जो स्वभाव है वो पूरी तरह से ब्लैकमेल करने की इनकी है। कभी नीतीश के बहुत सहयोगी बने, फिर नीतीश का साथ ये छोड़ करके दूसरे तरफ गए, फिर इनको लगा कि अब वहाँ पर दाल नहीं गलेगा, फिर ये नीतीश कुमार के साथ आ गए, नीतीश का भरोसा जीते। और भरोसा जीतने के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यह नीतीश कुमार के दिमाग में भरने का काम ललन सिंह ने किया। अब मुझे लगता है कि शायद ललन सिंह के इन चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार के जो कुछ 2-4 सलाहकार लोग हैं उन पर नीतीश कुमार अब नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात है कि शायद उन्होंने बहुत ही गलत स्टेप उठा लिया भाजपा से संबंध विच्छेद करके। तो अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और ललन सिंह नीतीश कुमार को जब तक पूरी तरह से ज़मींदोज नहीं कर देंगे, कई तरह का
दुश्मनी साधना है ललन सिंह को नीतीश कुमार से। अब ये आपका ये माध्यम नहीं है इसकी, इस माध्यम से मैं उनको ये बात कहूँ, लेकिन बड़ा इंटरनली संबंध रहा है इन लोगों का। अब जब हित पूरा नहीं हो रहा है तो कभी लालू जी से मिल जाते हैं नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए, कभी नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हो जाते हैं लालू यादव को ब्लैकमेल करने के लिए। नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में गए हुए थे, एक महिला को पकड़ कर धक्का दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिला जो है मंच संचालक थी। तो कहीं ना कहीं उस तरह के नेता और उस लेवल के नेता को उस तरह का हरकत कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह जो है निंदा की जा रही है। ये आप नई बात नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खो गया। अरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत निकटस्थ रहे हैं, बहुत नज़दीकी रहे हैं, तभी भरोसा करके नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और जीतन राम मांझी का कहना है कि इनको धीमा जहर दिया जा रहा है और उनकी जो भाव भंगिमा है और उनके जो आचरण हैं वो तो बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। वो नीतीश कुमार जो विधान परिषद में महिलाओं के बारे में उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में कितना भद्दे ढंग से उन्होंने इस बात को कहा। और अशोक चौधरी एक बहुत उनके खास हैं, उनके पिताजी का अंतिम संस्कार था, उसमें गए थे तो माल्यार्पण फूल चढ़ाना चाहिए अशोक चौधरी जी के पिताजी के तैलचित्र पर, तो उन्होंने वो फूल उठाया और अशोक चौधरी के ऊपर ही उन्होंने फेंक दिया। तो इनकी तो कुछ हरकतें ऐसी हैं जो कि बतला रही हैं कि ये मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्षिप्त व्यक्ति हो चुके हैं नीतीश कुमार। चुनाव भी नज़दीक आ गया है, 2024 में मार्च अप्रैल में चुनाव होना है और इस तरह का काम होगा तो ये लोग तो महागठबंधन बनाए थे, कह रहे थे कि हम तो बहुत बड़ा दावा ठोक रहे थे। अब कहीं ना कहीं अब यही लोग में लगा फूट मतलब दिख रहा है कि महागठबंधन नहीं है, यह महाठगबंधन है। कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी अलायंस बनता है तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ये होता है कि इस कार्यक्रम पर हम सत्ता में अगर आएंगे तो हम सरकार चलाएंगे। लोगों के बीच में बातें जाती हैं और उसके आधार पर गठबंधन बनता है। लेकिन यहाँ पर तो गठबंधन एक ही वजह से बना हुआ है कि सारे भ्रष्ट लोग अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। इनको अपना वजूद बचाना है, इनको अपना अस्तित्व बचाना है, न कि प्रदेश से लोगों को आवश्यकता है, न कि देश के लोगों से आवश्यकता है, न इस देश से आवश्यकता है। बस उनको ये है कि जो बरसों से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसको हम कैसे बचा सकें, और उसको बचाने के लिए इन लोगों को लगता है कि मोदी के रहते यह संभव नहीं है। तो एक ये लोग अपना असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने एक गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ कर लिया। तो आप लोग क्यों नहीं गेट खोल देते हैं? कब तक नीतीश कुमार भटकते रहेंगे? आप लोगों ने तो गेट बंद कर दिया है, तभी तो ये सब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अब देखिए ये बातें जब हमारे शीर्ष के नेतृत्व अमित शाह जी ने जब कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो हमारे कहने का क्या मतलब रह जाता है? जब हमारा शीर्ष नेतृत्व वही करेगा जो उचित होगा, तो हम लोगों को शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है। हमारे कहने से नीतीश कुमार ना आएंगे और ना हमारे कहने से नीतीश कुमार जाएंगे। इसका निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। तो तेजस्वी यादव का भी सपना टूटता हुआ दिख रहा है, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी अगर चले जाएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री का सीट खाली हो जाएगा। अब तेजस्वी जी को आपको लगता है कि अब उनका राजनीति के लिए कुछ बचा हुआ है? वो तो ईडी उनको बुला रही है, पहले से कई मामले में वो हैं, नौकरी के बदले नोट के मामले उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं, उनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, उनके माताजी पर मुकदमा चल रहा है। तो अब देखिए ये राजनीति प्रदेश और देश के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने एक गठबंधन बनाया है और इन लोगों का एकमात्र काम है कि इनको सनातन पसंद नहीं है, इनको हिंदुत्व तो पसंद नहीं है। और ये लोग 2014 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोल रहे हैं। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी का भी कायाकल्प हो रहा है और मथुरा का भी कायाकल्प होगा। और चूँकि यह सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है, भारत के जो 100 करोड़ से ऊपर जो सनातनी हैं उनके आस्था के ये 3 केंद्र हैं। जैसे हमारे मुसलमान हैं, उनके आस्था का एक केंद्र है जो आपको इजराइल में है, अलास्का की मस्जिद के बारे में, वो दुनिया का कोई भी मुसलमान हो उसकी उससे आस्था है। उसी तरह से हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ऊपर सनातनियों का आस्था अयोध्या भगवान श्री राम के जन्मभूमि से है, महादेव का जो स्थान है ज्ञान वापी में उससे है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है उससे है। और मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन के लोग हैं ये सिर्फ सनातनी आस्था के साथ ही खिलवाड़ नहीं करते हैं कर रहे हैं, बल्कि देश की जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उसके विपरीत भी ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम लोग तो विकास करने वाले हैं, हम तो विकास की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के पहले पीढ़ी को आप एक बार देखिए,
15 साल बिहार में उनकी सरकार रही, उनके पिताजी के और उनके माताजी के नेतृत्व में, लेकिन बिहार बद से बदतर स्थिति में जाता रहा। और हम लोग जब छोटे थे तो सड़कों पर नारा लगाते थे, दाना चोर, चारा चोर, दाना चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी छोड़। हम लोग उसके लिए कई बार गिरफ्तारी भी दिए। तो दाना चोर, खजाना चोर के ही पुत्र हैं ना तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी को जो विरासत में राजनीतिक सोच मिली है, राजनीतिक परिवेश मिला है, उससे इतर तो वो सोच नहीं सकते हैं। तो वो उसी राजनीति को वो जीने का काम कर रहे हैं। और अब तो राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है। ये लोग समीकरण कि मुसलमान, यादव, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेकिन आज हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी के उस स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ खड़ा है, जिसमें हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं का सम्मान और देश की सुरक्षा, रोजगार। आज जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सबसे न्यूनतम दर पर बेरोजगारी भारत में है, 1.2% मात्र बेरोजगारी दर है इस समय। तो ये सब सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका निर्माण हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। इसके तरफ अब देश के लोग चले हैं। अब ये समीकरण बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, जाति का, हिंदू का, मुसलमान, ये सब चीज़ों से लोग ऊपर निकल चुके हैं। राजनीति में सब लोगों का एक एक का पक्ष होता है कि हमको इसका आवाज़ उठाना है, हमको इसका आवाज़ उठाना है। सभी पार्टी का एक का कहेंगे कि टारगेट है, उस पर ऊपर काम करती है। सिवान में पिछले दिनों जो है 2-3 दिन पहले एक MIM के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता था, 6 महीने पहले ही राजनीति ज्वाइन किया था और वहाँ पे जिला अध्यक्ष बना था। उसको फल के फ्रूट के दुकान पे बैठा हुआ था, अपने दुकान पे अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है उसको गोली मार दिया गया। उसके बाद भी SP साहब को जब फ़ोन कर रहे थे तो SP साहब फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो आप लोग भी बोलते हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो आप लोग के ऊपर भी इस तरह की घटना जो है को अंजाम दे दिया जाएगा? नहीं, देखिए, हत्या, लॉ जो है, कानून व्यवस्था जो है बिहार में, हमको लग रहा है कि कुछ बची नहीं। बंधु, हत्या किसी की भी हो, हत्या होती है और उसका हर पढ़ा लिखा सभ्य समाज उसकी भर्त्सना करेगा। और सिवान में जो ये चीज़ें हो रही हैं वो नई नहीं है। एक बहुत अच्छा ओरेटर और बहुत अच्छा नेता, भले हमारी विचारधारा से वो नहीं मिलता था, वो वामपंथी विचारधारा का था, चंद्रशेखर, जिसकी प्रतिमा आपको लगी होगी, आपको मुफस्सिल थाने के बगल में। अभी बिल्कुल कम उम्र का था, उसकी हत्या हो गई। वो आप चांद जी के का नाम सुने होंगे, उनके 3 पुत्रों की हत्याएं हो गई। तो ये सभी चीज़ें दुखद हैं। और सिवान में ही नहीं, आज पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा है। कहीं थानेदार मार दिए जा रहे हैं, कहीं दरोगा की हत्या हो जा रही है। तो अब कानून व्यवस्था इसीलिए लचर हो गई है कि बिहार की सरकार बेबस और लचर हो गई है अपराधियों के सामने। आज अपराधियों का खुला तांडव, अभी हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी आ रहे हैं जी, अभी रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है जिसकी हत्या आज से 10-12 रोज़ पहले उसका अपहरण हुआ और हत्या हो गई। तो पुलिस के ऊपर सत्ता का इकबाल नहीं है। और जो भी लोग इस चीज़ को चलाने वाले हैं वो जानते हैं कि सत्ता कमज़ोर, सत्ता हनक से चलती है, सत्ता प्रताप से चलती है। ये लोग ज़रा यही काम करके जोगी के राज में और चलें, तो यही काम करके वो असम में हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उनके प्रदेश में ज़रा ये करें, तो वही चीज़ मध्य प्रदेश में करें। आज राजस्थान में नए लोग, हमारे कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री बड़े बड़े जगहों पर जा रहे हैं। तो एक और चीज़ इसमें कमी हो रहा है कि अपराधी पकड़ा रहे हैं, पकड़ा के जा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना जेल में रह रहे हैं, फिर निकल के आ जा रहे हैं, फिर कांड कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आखिर उसको कोई ना कोई सपोर्ट तो कर रहा है, कोई ना कोई छुड़ा तो रहा है। कातिल ही लुटेरा है। क्यों नहीं होता? नेताजी तो कहते हैं कि वैसे अपराधी, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। जो इसको करने वाला है वही सत्ता में है, उसी का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। तो फिर आप कैसे ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ में सरकार या सरकार से जुड़ी जो मशीनरियां हैं, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का पावर है, वो चीज़ कर सकें? उनके आका ही, इन अपराधियों के आका ही सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और आप जिस ललन सिंह की बात कर रहे हैं, जिस तेजस्वी की आप बात कर रहे हैं, एक वो भी दौर था कि कोई एक व्यक्ति गया, उसके पिताजी का अपहरण हो गया था, वो लालू यादव के यहाँ गया और जो अपहरण करता था वो वहीं पर लालू जी के बगल में बैठा हुआ था। तो इस तरह की जब सरकार चलेगी तो उस सरकार से आप कैसे आप अनुमान कर ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कानून व्यवस्था उसके सरकार में अच्छी होगी? पहले तो अभी हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत